क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक रहा, लगभग 320 साल। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई और 1526 तक रही। दिल्ली सल्तनत पर 6 वंशों का शासन रहा: मामलूक वंश या गुलाम वंश, बलबन वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। आज की क्लास में हम गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। गुलाम वंश में 8 शासक रहे हैं और बलबनी वंश में 3। तो ये 11 शासक या 11 शासन मिला के मामलूक या गुलाम वंश बनता है, जिनकी अवधि 1206 से 1290 ईस्वी तक है। पहले जो शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति के थे और जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। बचपन में अपने परिवार से बिछुड़ गए और एक व्यापारी ने खरीद लिया, जिनका नाम व्यापारी का नाम था काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी। उन्होंने अच्छी परवरिश की। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चों ने एक व्यापारी के हाथों बेच दिया और उसे गजनी ले जाया गया, जहां फाइनली मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना जानता था, इसलिए उसे कुरान खान भी कहा गया है। ईमानदारी और बुद्धिमानी के बल पे कुतुबुद्दीन ने मोहम्मद गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। अच्छे गुणों से प्रभावित होकर उसे आमिर ए आखूर यानी जो अस्तबल होते हैं उसका प्रधान नियुक्त किया गया। 1192 में ऐबक ने तराइन के प्रथम युद्ध, उसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच युद्ध में भी ऐबक ने काफी बहादुरी से काम लिया। 1197 में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ को लूटा और वहां के शासक भीमदेव को पनिश किया। 1202 में बुंदेलखंड के राजा परमादिदेव को पराजित किया और कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। 1205 में खोखर के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का हाथ बटाया। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने अपने नाम से ना कोई सिक्का जारी किया, ना ही कोई खुतबे पढ़वाए। और कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी बलबन ने ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर लिया। ऐबक को 1208 में गुलामी से मुक्ति मिल गई। सिंहासन पर बैठने के समय ऐबक को मोहम्मद गौरी के जो दूसरे उत्तराधिकारी थे, जैसे गैसुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन एल्दोज, नासिरुद्दीन कुवाचा का विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने बड़े दिमाग से काम किया। एल्दोज की पुत्री से अपना विवाह कर लिया। कुवाचा को सिंध का शासक बना दिया और अपनी बहन का विवाह करा दिया और इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह करा। तो एल्दोज और कुवाचा का तो विद्रोह खत्म हो गया।
पूरी तरह से। सन 1210 में लाहौर में पोलो चौगान से कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरने से ऐबक मर गए। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। इसके बाद आते हैं आराम शाह, बड़े आराम से आते हैं 1210 में और 1211 में निकल लेते हैं। देखिए, लाहौर के तुर्क सरदारों ने आराम शाह को 1210 में सुल्तान घोषित कर दिया। बड़ी अच्छी बात है। आराम शाह ने मुजफ्फर सुल्तान महमूद शाह की उपाधि ली और अपने नाम से सिक्के चलाए। आराम शाह में सुल्तान बनने के कोई गुण नहीं थे, उसको सिर्फ आराम करना ही अच्छा लगता था। तो लाहौर के अमीरों ने शांति और सुव्यवस्था बनाने हेतु आराम शाह को, चूंकि एक होता है ना कि ब्लड का कनेक्शन, हालांकि कुतुबुद्दीन की औलाद कोई थी नहीं, तो ऐसा कहा जाता है कि ये इसका भाई था, कोई कहता है कि बड़े खास थे। कुल मिला के आराम शाह को गद्दी में बैठा दिया गया। दिल्ली के अमीरों ने आराम शाह को हटाने का प्लान बनाया। ऐबक का दामाद और एक योग्य प्रतिभाशाली गुलाम जिसका नाम इल्तुतमिश था, उसको बैठने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने अपनी सेना के साथ बदायूं से दिल्ली की ओर कूच किया। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार था और नगर के बाहर इल्तुतमिश की आराम शाह से मुठभेड़ हुई। आराम शाह बड़े आराम से हार गया। अमीरों ने इल्तुतमिश का स्वागत किया और 1210 में इल्तुतमिश सुल्तान बन गया, 1210 और 11 के आसपास। तो आराम शाह को कैद में कर लिया गया। कोई कहता है कि मार दिया गया, कोई कहता है कि कैद कर लिया गया। अब आते हैं इल्तुतमिश पर। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहा, सबसे लंबे पीरियड तक के लिए रहा। एक इल्बारी तुर्क था। खोखरों के विरुद्ध जब मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ तो इल्तुतमिश ने काफी बहादुरी से काम किया। तो मोहम्मद गौरी ने उसे अमीरुल उमरा से नवाजा, उसको बोला, उसको उपाधि दी। लेकिन जो तुर्क सरदार थे, नागरिकों का विद्रोह हुआ और फिर आप जानते हैं कि बदायूं का सूबेदार था ही वो, उसको बुला लिया गया। इल्तुतमिश बैठ गया गद्दी में। कुतबी और मुइज्जी, ये दो ग्रुप हुआ करते थे। कुतबी और मुइज्जी, कुतबी यानी वो ग्रुप जो कुतुबुद्दीन ऐबक के ग्रुप के थे और मुइज्जी जो आपके मोहम्मद गौरी के ग्रुप के थे। उनको विद्रोह का दमन किया। 40 सरदारों का गुट बनाया जिसका नाम तुर्कान ने चहलगानी रखा। 1215 में एल्दोस को हराया। 1217 में कुवाचा से लाहौर छीन लिया। 1228 में उच्च पर अधिकार कर लिया। उच्च पर अधिकार करते हुए जैसे ही किया तो 1228 में कुवाचा ने आत्महत्या कर ली। फिर उसी समय चंगेज खान का आक्रमण हुआ, क्योंकि जलालुद्दीन मुगवर्नी नाम का एक शख्स जो उसका दुश्मन था वो भारत आ गया था बचने के लिए। चंगेज खान उसका पीछा करते करते सिंध तक आ गया था। ये बात 1220 और 21 के बीच की। मंगोल ने यानी चंगेज खान ने इल्तुतमिश को ये कहलवाया कि अगर मगवर्नी की सहायता की तो ऐसी तैसी कर दूंगा। तो मगवर्नी ने की कोई सहायता नहीं की गई। तो मंगोल आक्रमण का भय टल गया और फाइनली जब 1228 में मगवर्नी भारत से वापस चला गया तो मंगोल आक्रमण का भय लगभग समाप्त हो गया। इसी बीच अली मर्दान ने बंगाल को
में अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करते हुए अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण कर ली। 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर उसके बाद उसका लड़का 1225 में निजामुद्दीन इवाज, इसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। 1226 में रणथंभौर, 1227 में परमारों की राजधानी मंदौर और 1231 में ग्वालियर के किले को जीता इल्तुतमिश ने, मंगलदेव को हराया। 1233 में चंदेलों के विरुद्ध युद्ध किया और 1234-35 में उज्जैन और भिलसा के विरुद्ध भी युद्ध किया। इल्तुतमिश जीता, उसने किले कब्जा लिए। ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का टका लगभग 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल चल पाया। ये पहला शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल के नाम भी छपवाए और अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। इनके बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, जिनको ये चाहते थे वारिस बनाना, ये 1229 में मर चुके थे। फिर उन्होंने रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया, घोषित कर दिया। अब बारी आती 1236 में। इल्तुतमिश तो अपने पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन एक महिला कैसे राज करेगी, इस बात को सोच के यहाँ के सरदार बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पे बिठा दिया 1236 में। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह बदायूं और लाहौर का काम संभाल चुका था, काफी विलासी टाइप का आदमी था। शासन की बागडोर उसकी माँ, जो एक दासी थी, शाह तुर्कान के हाथ में थी। रुकनुद्दीन और उसकी माँ के अत्याचारों से लोग परेशान हो गए, चारों तरफ विद्रोह फूट पड़ा। इसी विद्रोह को दबाने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह शहर से बाहर गए और इसी बीच रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण करके वहां पर किले के सामने जनता के सामने उपस्थित होकर शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगी। जनता ने साथ दिया, तुर्की सरदारों ने भी साथ दिया, क्योंकि तुर्की सरदार शाह तुर्कान और फिरोज शाह के आतंक से परेशान थे और रजिया सुल्तान को तख्ती पर बिठा दिया और रुकनुद्दीन शाह, जो विद्रोह दबाने के लिए बाहर गए थे, उनको कैद कर लिया और 1266 आते आते जेल में ही फिरोज शाह को टपका दिया गया। अब आते हैं रजिया सुल्तान पे। रजिया का पूरा नाम सुल्तान जलालत उद्दीन रजिया था। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और भारत की पहली महिला शासिका थी। दरबार के सरदार तो पसंद न थे ही, क्योंकि वो महिला थी, महिला के सामने कैसे सर झुकाएंगे। तो दिल्ली के सरदारों ने, चूंकि राजमाता जो पहली थी शाह तुर्कान, बड़ी हस्तक्षेप करती थी, परेशान थे, तो रजिया सुल्तान को सपोर्ट तो कर दिया और रजिया को दिल्ली का सिंहासन बिठा दिया। लेकिन रजिया का इतना आसान नहीं था लाइफ। रजिया को अपने सगे भाइयों, अपने रिश्तेदारों, तुर्क सरदारों से युद्ध मुकाबला करना पड़ा। मुकाबले का मतलब है कि उनसे बचना पड़ा। केवल 3 साल तक ही शासन कर पाई। रजिया सम्राट और तुर्क सरदारों और चहलगानी जो 40 सरदारों का गुट था, उसी के बीच संघर्ष को निपटाती रही। कूटनीति से निपटाया और शीघ्र ही आपस के झगड़े को खत्म करवा दिया। एक उससे भूल हो गई। अबीसीनिया का एक दास था जलालुद्दीन याकूत, उसको उसने कुछ ज्यादा ही फेवर दिखाया और उसको जो अश्वशाला का हेड बना दिया, जो काफी ऊंचा पद माना जाता था। और लोगों को लगा कि दोनों में
लव ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं, लव अफेयर। फिर क्रुद्ध होकर तुर्की सरदार ने एक छोटा अलग से ग्रुप बनाया, उसी ग्रुप में चलते रहे और सोचते रहे कि रजिया सुल्तान को कैसे समाप्त करना है। तो उन्होंने सरहिंद के एक शासक हुआ करते थे इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, उसको भड़काया, वो बेचारा भड़क गया। तो इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने खुले तौर पर विद्रोह किया, विद्रोह में साथ दिया सरदारों ने, ठीक है, और याकूत को मार डाला जो रजिया का पहला अच्छा जानने वाला मित्र था, और बेगम को कैद कर दिया। अब बेगम को कैद कर दिया, अब कैद किसके अंडर में किया? अल्तुनिया का संरक्षण में कैद कर लिया, यानी कि सुपरवाइजर या जेल का वार्डन कहिए, अल्तुनिया था। अब अल्तुनिया को रजिया सुल्तान ने क्या पट्टी पढ़ाई, क्या कुट्टी पिलाई कि अल्तुनिया ने उससे विवाह कर लिया। अब अल्तुनिया ने विवाह तो कर लिया, लेकिन तुर्क सरदारों का दुश्मन बन गया। तो वो मई 1240 में ही जेल में थी, उसको कारागार में डाल दिया गया था। और फिर जब वो निकली दिल्ली की ओर कूच करने के लिए अल्तुनिया के साथ, तो कैथल के पास पहुंचकर अल्तुनिया के जो समर्थक थे, जो उनको ले जा रहे थे, उन्होंने बीच में उनका साथ छोड़ दिया। 13 अक्टूबर 1240 को मुइजुद्दीन बहराम, जो मई से ही शासक बन चुका था रजिया को जेल में डाल के, जो इल्तुतमिश का पुत्र भी था और रजिया का भाई भी था, ने अल्तुनिया को हराया और अगले दिन दोनों को मार डाला और राजा बन बैठा 1240 ईस्वी में अक्टूबर में। तो रजिया का कार्यकाल लगभग 3.5 वर्ष का रहा। फिर आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसने रजिया का कत्ल किया, उसकी हत्या की। ये भाई साहब भी 2 साल ही रहे। तुर्की सरदारों ने इनको बना तो दिया बहराम शाह को दिल्ली के तख्त पर, लेकिन इसने सुल्तान के अधिकारों को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने नया पद बनाया, क्योंकि बहराम शाह चाहते नहीं थे, उनको चाहता नहीं था कोई कि ये बहुत ज्यादा हुक्म चलाए। तो तुर्क सरदारों का साथ में पैरेलल सरकार बनाई, एक नया पद बनाया नाइब, जिसको नाइब ए मुमलिकात भी कहते हैं। इसके पास ऑलमोस्ट शासक सम्राट जैसा पावर था। सबसे पहले इस गद्दी पे बैठा मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, ये नाम याद रखिएगा, मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। ये पहला शख्स था जिसने नाइब पद पे जो बैठा। नाइब पद दिल्ली सल्तनत में वो पद था जो सम्राट के पैरेलल पावरफुल था। ऐतगीन ने बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से विवाह भी कर लिया, तो सरदार भी बन गया और पावरफुल हो गया। अपने आप को इतना ज्यादा होशियार समझने लगा कि इसने सुल्तान की तरह ही हाथी घोड़े अपने किले के सामने, अपने घर के सामने रखना चालू कर दिया। बहराम शाह को यह हराम लगा और उसकी हत्या करवा दी। ऐतगीन के बाद नाइब के सारे अधिकार अमीर हाजिब नाम के पद को चले गए। अमीर हाजिब में उस समय थे बदरुद्दीन शंकर रूमी खां, उनके हाथ में चले गए। फिर भाई साहब ने उनकी भी हत्या करवा दी, ये सोच के कि ये उसकी जान का खतरा है। अब अमीर और तुर्की नाराज हो गए, डर भी गए, नाराज भी हो गए। इसी बीच 1241 में मंगोल आक्रमणकारी पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आए और बहराम शाह की जो सेना थी वो लड़ने गई, लेकिन इनको भड़का दिया गया बहराम साहब के खिलाफ और ये वापस दिल्ली आ गई।
और बहरान साहब की ऐसी तैसी कर दी। अब 1241 में दो सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, 41 या 42 के बीच, और बहरान साहब का वध कर दिया। अब चूंकि सिस्टम यह है कि राजा का लड़का राजा बनेगा, तो तुर्क सरदारों ने बहरान शाह के पौत्र अलाउद्दीन मसूद को अगला सुल्तान बना दिया। तो मुइजुद्दीन बहरान शाह जो 2 साल टिके, उसके बाद उनकी जब हत्या हो गई तो उनके पौत्र, बहरान साहब के पौत्र अलाउद्दीन मसूद अगले सुल्तान बना। अलाउद्दीन मसूद के बारे में बताते हैं, ये 4 साल रहे 1242 से 1246 के बीच। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पौत्र थे और मुइजुद्दीन बहरान साहब के पुत्र थे। नाइब का पद इन्होंने गैर तुर्की सरदारों के दल को दे दिया, जिसका नाम था मलिक कुतुबुद्दीन हसन, जो तुर्की सरदारों को पसंद नहीं आया। तो शासन का वास्तविक अधिकार वजीर मुजाहुद्दीन के पास था, जो भी जाति से गैर तुर्की था। अब तो तुर्कियों को बड़ा गुस्सा आया कि भैया दोनों के दोनों बड़े पद जो हैं वो गैर तुर्कियों को दे दिए। तो ये अंजाम हुआ कि नजमुद्दीन अबू बकर को ये जो विरोध था, ये पद प्राप्त हो गया। क्योंकि विरोध जब बहुत ज्यादा होता है तो राजा थोड़ा दब जाता है और पावर मिल गया नजमुद्दीन अबू बकर। इसी समय बलबन को हांसी, एक जगह का नाम था, हांसी का सूबेदारी प्राप्त हो गई और अमीर हासिब का पद इल्तुतमिश के 40 तुर्कों के दल के सदस्य जो थे गयासुद्दीन बलबन को प्राप्त हुआ। अब देखिए बलबन धीरे धीरे तगड़ा होता जा रहा है। 1245 में मंगोल ने उच्च पर अधिकार कर लिया, लेकिन बलबन था बहुत शक्तिशाली। बलबन ने मंगोल को उच्च से खदेड़ दिया। उसके बाद मंगोल भारत में कभी नहीं आया। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद और उसकी मां से मिलकर, नसरुद्दीन ये महमूद, ये पहले वाले नसरुद्दीन महमूद नहीं है, ये दूसरे वाले नसरुद्दीन महमूद, उनकी मां से मिलकर अलाउद्दीन मसूद को सिंहासन से हटाने का षड्यंत्र रचा। हिट भी हो गए और बलबन ने अलाउद्दीन मसूद की हत्या कर इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को बनाया। अच्छा, इल्तुतमिश का एक लड़का था नसरुद्दीन महमूद, जो कि बहुत प्यारा था वो उनके लिए। उनके मर जाने के बाद अपने प्रपौत्र का नाम भी उन्होंने नसरुद्दीन महमूद रखा। मसूद का शासन तुलनात्मक देखा जाए तो शांतिपूर्ण था, शांति चाहता था ये आदमी। इसी समय सुल्तान और सरदारों के बीच संघर्ष नहीं हुए, तो ये शांति काल था। इसको बलबन की शांति निर्माण का काल कहा जाता है, जो 1242 से 1246 तक। उसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश का प्रपौत्र, गुलाम वंश का सुल्तान। 10 जून 1246 को सिंहासन में बैठा। अमीर सरदारों और सुल्तानों के बीच जो शक्ति के लिए संघर्ष था वो खत्म हो गया। नसरुद्दीन विद्या प्रेमी था और बहुत शांत स्वभाव का था। शासन का संपूर्ण भाग उसने गयासुद्दीन बलबन को दे दिया। गयासुद्दीन बलबन को अलूग खान की उपाधि भी दी और सादा जीवन व्यतीत करता था। बलबन की पुत्री का विवाह उसने नसरुद्दीन के साथ कर दिया, तो बलबन का ससुर हो गया। नसरुद्दीन महमूद कुरान की नकल करता था, उसको बेचता था और उसी पैसे से अपना गुजारा करता था। वो राजकोष से पैसे नहीं लेता था। नसरुद्दीन महमूद ने 7 अक्टूबर 1246 में बलबन को अलगू खां की उपाधि दी, अलू खां। उसके बाद अमीर हाजिब बनाया। देखिए अपने पैर में कैसे कुल्हाड़ी मारना चालू कर दिया, ये देखिए आप। बलबन ने पंजाब और दोआब के में जो हिंदू आपस में विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, उसको दबाया। मंगोलों के आक्रमण से रोका। 1245 के बाद मंगोल भारत नहीं आए।
1266 में इनकी अचानक मृत्यु हो गई। इनकी हत्या नहीं हुई, नॉर्मल मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल मृत्यु हुई है। तो चूंकि उसका कोई लड़का वड़का था नहीं, तो बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन उत्तराधिकारी बना और गुलाम वंश का अंत, पहला अंत शुरू हो गया। मामलुक वंश जिसे कहते हैं। उसके बाद बलबनी वंश चालू होता है। बलबन वंश को आप इतिहास में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो अलग से आप ये भी कह सकते हैं कि 1266 से 1286 रहा, 1290 तक रहा था। ये भी गुलाम वंश, लेकिन अगर आप अलग से काउंट करना चाहते हैं तो गुलाम वंश या मामलुक वंश के अलावा इसको काउंट कर सकते हैं। 1266 से 1290 का पीरियड। 1266 से 1286 तक गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर टिका। इलबारी जाति का था। बलबनी वंश की स्थापना की। नवा सुल्तान था। जमालुद्दीन बसरी नाम से अपने आप को उसने गद्दी पर बिठाला। 1232-33 में जमालुद्दीन बसरी जो थे इनको बेच आए थे जाके, और इल्तुतमिश ने उसको खरीद लिया था। जमालुद्दीन बसरी ने बेच दिया था इनको, बलबन को, जब छोटे थे ये, तो 1232-33 में इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया था। तो बलबन इस हिसाब से बलबन गुलाम बना, लेकिन इल्तुतमिश ने खरीदा था उसको। फिर इसको अमीर शिकार, अमीर आखोर, अमीर हाजिब और सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के समय में अमीर हाजिब और नाइब का मिला। नसरुद्दीन की मृत्यु के उपरांत 1266 में अमीर सरदारों के सहयोग से वो गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के सिंहासन में बैठा, जैसा कि हमको पता है। जातिवादी था, जाति श्रेष्ठता पर यकीन करता था। पौत्रों का नामकरण भी उसने, जो एशिया में बड़े बड़े खलीफा हुआ करते थे जिनके नाम कै खुसरो, कै कुबात, कै से स्टार्ट होते थे, उनके नाम पे किया उसने। कुलीन व्यक्ति को ही अपने प्रशासन में रखता था। 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त कर दिया इसने। तो इल्तुतमिश ने जो परंपरा चालू की, इसको इसने बंद कर दिया। तुर्क अमीरों को शक्तिशाली होने से उसने रोका, और उसका जो पुत्र था बुखरा खान, उसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त बलबन ने कटेहर और मेवातियों के विद्रोह का दमन किया, पंजाब के दोआब क्षेत्र में शांति फैलाई और अपने आप को जिले इलाही कहलवाया। इसका बहुत अधिक इतिहास में रोल नहीं है। बलबन के बाद उसका प्रपुत्र कैकुबाद को बनाया गया। हालांकि बनना था कै खुसरो को, लेकिन बन गया कैकुबाद। 17-18 की उम्र रही होगी कैकुबाद की जब ये सुल्तान बना। बलबन का पोता था और उसके सबसे छोटे पुत्र बुगरा खान का लड़का था। बलबन ने मरने से पहले कै खुसरो को कहा था को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद जो थे, दुष्ट प्रकृति के आदमी थे, उसने कै खुसरो को मुल्तान की सूबेदारी दे दी और कैकुबाद को दिल्ली की राजगद्दी दिलवा दी। अब फखरुद्दीन का ही दामाद था निजामुद्दीन, यानी कोतवाल जी के दामाद निजामुद्दीन, ससुर भय कोतवाल अब डर काहे का। तो फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन ने इसको नशा पानी, जुआ, लड़कियां, ये सब सिखाया। सुल्तान को भोग विलास में लगाया और उसको बर्बाद कर दिया। सुल्तान के संपूर्ण अधिकारों को अपने कब्जे में करने के लिए नाइब पद, अपने आप को नाइब पद दिलवाया। अब बुगरा खान ने बात सुनी। बुगरा खान आया, उसने निजामुद्दीन को समझाया, थप्पड़ मारे, पिटाई की उसकी। तो निजामुद्दीन से के प्रभाव से अलग हो गया कैकुबाद, और अलग होने के बाद कैकुबाद ने निजामुद्दीन को जहर दे दिया। फिर कैकुबाद ने गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया। देखिए गलती इसने फिर से स्टार्ट कर दी। गैर तुर्क सरदार, एक इनके पिताजी थे बलबन, तो दादाजी थे बलबन, जो बड़े कुलीनवादी थे,
और एक मूर्ख थे। जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया और अपनी लंका लगा ली। इससे नाराज हो गए तुर्क सरदार और मंगोलों ने तामर खां के नेतृत्व में समाना में आक्रमण किया, लेकिन फिर वही भाग गए। अफ्रीकी यात्री इब्न तूता पहन के जूता, इब्न तूता ने कैकुबाद की समय में यात्रा की थी और ये कहा था कि कैकुबाद का जो राजपाट है वो तो समारोह की तरह है, यानी बड़ी अय्याशियां होती होंगी। अब अय्याशियां किसी समय में की थी कैकुबाद ने, तो अंतिम में कर्मा ने साथ दिया और कैकुबाद को लकवा मार गया। हालांकि उसके पहले ही जो तुर्क सरदार थे वो कैकुबाद को ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन उसके पहले लकवा मार गया, खुद ही बेचारा बेकार हो गया। लकवा का रोगी बन गया तो प्रशासन का कार्य उससे नहीं हो पाया। ये बात है सन 1290 की। अब प्रशासन के कार्य में अक्षम देखकर तुर्क सरदारों ने सोचा, हाँ, उसका 3 साल का लड़का था क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स, उसको सुल्तान घोषित कर दिया और मार भी डाला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मार भी डाला और शमसुद्दीन की हत्या के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठ गया और खिलजी वंश की स्थापना कर ली 1290 में। तो ये थे हमारा गुलाम वंश प्लस बलबनी वंश, ओवरऑल गुलाम।